सिगमंड फ्रायड, लेक्चर 20, व्याख्यान 20, मनुष्य का यौन जीवन। आपके मन में निश्चित रूप से यही बात आती होगी कि यौन या कामात्मक शब्द के अर्थ पर कोई संदेह नहीं हो सकता। निसंदेह इसका सबसे पहला अर्थ है अनुचित, अर्थात जिसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मुझे एक प्रसिद्ध मनस चिकित्सक के कुछ छात्रों के विषय में एक कहानी सुनाई गई। इन छात्रों ने एक बार अपने गुरु को यह निश्चय कराने की कोशिश की कि हिस्टीरिया रोगी के लक्षण बहुत बार यौन बातों को निरूपित करते हैं। इस उद्देश्य से वे उसे हिस्टीरिया वाली एक स्त्री के पलंग के पास ले गए, जिसके दौरे प्रसव के असंदिग्ध अनुकरण थे। पर वह बोला, लेकिन प्रसव में यौन कहीं नहीं है। निश्चय जानिए कि प्रसव सदा अनुचित नहीं होता। मैं समझ रहा हूँ कि आप ऐसे गंभीर मामलों पर मेरे मना करने को अच्छा नहीं समझते, पर यह सिर्फ मजाक नहीं है। गंभीरता से सोचने पर हम देखते हैं कि यह बताना आसान नहीं कि यौन शब्द के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं। शायद इसकी यही परिभाषा ठीक हो सकती है कि दोनों लिंगों के अंतर या भेद से संबंधित प्रत्येक बात यौन बात। पर आप यह कहेंगे कि यह बहुत व्यापक अनिश्चित परिभाषा हुई। यदि आप मैथुन या संभोग कार्य को केंद्र बिंदु माने तो शायद आप यौन का अर्थ यह करेंगे कि प्रत्येक वह बात जो विपरीत लिंग वाले के शरीर और विशेष रूप से मैथुन के अंगों से सुखदायक परिपुष्टि प्राप्त करने से संबंध रखती है। बहुत संकुचित अर्थ में वह प्रत्येक बात यौन बात है, जिसका लक्ष्य जननेंद्रियों का मिलन और मैथुन कार्य की परिपूर्ति है। पर यह परिभाषा करते हुए आपने यौन तथा अनुचित को करीब करीब एक ही मान लिया है, और इस अवस्था में प्रसव का यौन प्रवृत्ति काम से सचमुच कुछ भी संबंध नहीं रहेगा। फिर यदि आप प्रजनन के कार्य को यौन वृत्ति का सार तत्व मानते हैं तो हस्त मैथुन या चुंबन जैसी बहुत सारी बातें जिनका उद्देश्य प्रजनन नहीं होता पर फिर भी निस्संदेह यौन प्रवृत्तियां हैं, इससे बाहर रह जाएंगे। पर हम पहले देख चुके हैं कि परिभाषा करने की कोशिश से सदा कठिनाइयां पैदा होती हैं। इसलिए इस मामले में हमें कोई अच्छी परिभाषा करने की कोशिश छोड़ ही देनी चाहिए। हम यह मान सकते हैं कि यौन या कामात्मक अवधारणा बनते हुए कोई ऐसी बात हुई है जिसके परिणाम स्वरूप एच सिलबर्गर के शब्दों में व्याप्ति दोष हो गया है। सच बात तो यह है कि यौन का अर्थ हम अच्छी तरह जानते हैं। जनसाधारण की दृष्टि से जो सामान्य जीवन में सब व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए काफी है। यौन वह चीज है जिसमें लिंग भेद, आनंदजनक उत्तेजना और परितुष्टि, प्रजनन कार्य, अनुचित की धारणा और छिपाने की आवश्यकता संबंधी सब बातें इकट्ठी आ जाती। पर विज्ञान के लिए अब इतना ही काफी नहीं है, कारण कि परिश्रम से की गई गवेषणाओं से जो आत्म त्याग से पोषित आत्म संयम की भावना से ही हो सकती हैं, यह प्रकट हुआ है कि मनुष्य जाति में ऐसे वर्ग भी हैं जिनका यौन जीवन प्रचलित यौन जीवन से बहुत अधिक भिन्न है। इन विकृतों के एक समूह ने मानो अपने जीवन क्रम में से लिंग के भेद को निकाल कर बाहर कर दिया है। इन लोगों में अपने समान लिंग के व्यक्ति से ही यौन इच्छा पैदा हो सकती है। उनके लिए दूसरे लिंग का, विशेष रूप से दूसरे लिंग वाले की जननेंद्रिय का जरा भी यौन आकर्षण नहीं रहा है, और कुछ पराकाष्ठा वाले उदाहरणों में वह उनकी घृणा की वस्तु हो सकती है। इस प्रकार उन्होंने प्रजनन के प्रक्रम को बिल्कुल छोड़ दिया है। ये व्यक्ति समकामी या समलिंग कामी कहलाते हैं प्रायः, पर सदा नहीं। वे ऐसे नर नारी होते हैं जो बौद्धिक दृष्टि से और आचार की दृष्टि से मानसिक वृद्धि और परिवर्धन के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, और उनमें यही अजीब विशेषता होती है। अपने वैज्ञानिक प्रवक्ताओं के जरिए वे यह दावा करते हैं कि हम मानव जाति की एक विशेष किस्म, तीसरा लिंग जिसे शेष दो लिंगों के बराबर ही अधिकार है, शायद हम आगे इन दोनों की समीक्षा करें। वे निसंदेह मनुष्य जाति का श्रेष्ठ अंश नहीं है, जैसा कि वे खुशी से मानते हैं। उनमें भी कम से कम उतने ही घटिया और बेकार लोग हैं जितने दूसरे प्रकार की यौन प्रवृत्ति वाले लोगों में। ये
विकृत लोग अपनी अभिलाषाओं के आलंबनों में से प्रायः वही लक्ष्य पूरे करना चाहते हैं जो प्रकृत लोग अपनी अभिलाषाओं के आलंबनों से करते हैं, पर इनके पीछे अप्रकृत प्ररूपों की एक लंबी श्रेणी है जिनमें काम चेष्टाएं ऐसी वस्तुओं से अधिकाधिक दूर होती जाती हैं जो किसी बुद्धि युक्त प्राणी को आकर्षक प्रतीत होती हैं। उनकी विविधता और विचित्रता की दृष्टि से इन प्रारूपों की तुलना उन विकट जीवों से की जा सकती है जिन्हें पी ब्रावडगर्ल ने सेंट एंथनी के प्रलोभन को निरूपित करने के लिए चित्रित किया है। यह उन बुढ़े देवताओं और उपासकों के लंबे जुलूस से की जा सकती है जो गस्ताव फ्लावेयर ने अपने धार्मिक प्रायश्चित करने वाले पात्र के सामने से गुजरता दिखाया है। उनकी तुलना और किसी चीज से नहीं की जा सकती। इस अव्यवस्थित जमघट को कुछ समझना है तो इसका वर्गीकरण आवश्यक है। हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं। पहले वे जिनमें काम का आलंबन बदल गया है जैसा कि समकामियों में हुआ, और दूसरे वे जिनमें सबसे मुख्य बात यह हुई है कि काम का उद्देश्य बदल गया है। पहले समूह में वे लोग आते हैं जिन्होंने जननेंद्रियों के परस्पर मिलन को छोड़ दिया है और जिन्होंने काम क्रिया के एक साथ ही में जननेंद्रियों के स्थान पर कोई और अंग या शरीर का भाग योनि के स्थान पर मुख या गुदा को रख दिया है और इसमें होने वाली शारीरिक कठिनाइयों और विरक्ति के निवारण को बुला दिया है। इनके बाद वे लोग हैं जिन्होंने जननेंद्रियों को आलंबन तो बनाया है पर उनके मैथुन संबंधी कार्य के कारण नहीं बल्कि उन दूसरे कार्यों के कारण जिनमें वे शरीर की दृष्टि से या उनकी सशक्तता अर्थात सबसे अधिक पास होने के कारण शामिल होती है। इन लोगों को देखने से यह पता चलता है कि मल विसर्जन अर्थात टट्टी पेशाब के कार्य जिन्हें बच्चे के पालन पोषण के समय गंदा या अशिष्ट मान लिया जाता है संपूर्ण यौन दिलचस्पी आकर्षित करने में समर्थ बने रहते हैं। कुछ और लोग ऐसे हैं जिन्होंने जननेंद्रियों को अपना आलंबन बनाना पूरी तरह छोड़ दिया है और इसके बदले शरीर के किसी दूसरे भाग को अपनी इच्छा का आलंबन बना लिया है, जैसे स्त्री की छाती, पैर या बालों की रग। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए शरीर का हिस्सा भी निरर्थक है और कोई कपड़े का टुकड़ा या जूता या अंदर पहनने का कपड़ा उनकी सब इच्छाओं की परितुष्टि कर देता है। ये लोग जवासक्त कहलाते हैं। आगे चलकर वे लोग आते हैं जो सारे आलंबन की कामना करते हैं, पर इन लोगों की कामना बड़े असाधारण या अजीब रूप ग्रहण कर लेती है, यहाँ तक कि वे इसे चेष्टाहीन रास के रूप में ही हासिल करना चाहते हैं और अपनी अपराधी मनोगस्तियों से प्रेरित होकर इससे एकात्मता कायम करना और इस तरह इसका भोग करना चाहते हैं। पर इन भयंकर बातों का इतना ही वर्णन काफी है। दूसरे समूह में सबसे मुख्य वे विकृत लोग हैं जिनकी यौन इच्छाओं का उद्देश्य वह कार्य करना होता है जो सामान्यतः सिर्फ आरंभिक या तैयारी का कार्य है। ये वो लोग हैं जिन्हें दूसरे व्यक्ति के बहुत गोपनीय कार्यों को या अंगों को देखने और छूने या ताकते रहने से परितुष्टि मिलती है। या वे लोग हैं जो अपने शरीरों के उन भागों को जिन्हें ढके रहना चाहते हैं इस धुंधली आशा में उभारते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही कार्य करेगा और उन्हें आनंदित करेगा। इसके बाद भी अजीब पीड़कतोष सैडिस्ट अर्थात पीड़ा पहुंचाकर परितुष्टि हासिल करने वाले लोग आते हैं जिनकी सारी अनुराग भावना का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने आलंबन को पीड़ा और कष्ट पहुंचाया जाए। यह भावना हल्के रूप में दूसरे को अपमानित करने की प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देती है और उग्र रूप में सख्त शारीरिक चोट पहुंचाने का रूप ग्रहण करती है। इसके बाद पीड़क तोष मैसोक्विस्ट लोग आते हैं। ये मानव पीड़क तोषों के पूरक हैं जिनकी एकमात्र यह लालसा रहती है कि अपने प्रेम को आलंबन के हाथों वास्तविक रूप में या प्रतीक रूप में अपमान और पीड़ा सहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह की कई अप्रकृत विशेषताएं मिली जुली होती हैं। अंत में हम देखते हैं कि इनमें से प्रत्येक समूह को आगे फिर और उप समूह में बांटा जा सकता है। वे लोग जो अपनी यौन संतुष्टि यथार्थ रूप में करना चाहते हैं और वे लोग जो अपने मनों में कल्पना करके ही संतुष्ट हो जाते हैं।
उन्हें यथार्थ आलम्बन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे इसके स्थान पर कल्पित आलम्बन बना लेते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि पागलपन के ये असाधारण और भयंकर व्यवहार सचमुच इन लोगों के काम व्यापार होते हैं। वे न केवल स्वयं इनके ऐसा मानते हैं, इन्हें ऐसा मानते हैं क्योंकि वे आलम्बन के स्थानापन्न रूप को स्वीकार करते हैं, बल्कि हमें भी यह मानना पड़ता है कि उनके जीवन में वही कार्य होता है जो हमारे जीवनों में प्रकृत यौन संतुष्टि का। इसमें वे उतने ही और प्राय उससे भी अधिक त्याग करते हैं। यह स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी पता लगाया जा सकता है कि ये अप्रकटताएं कहाँ आकर प्रकृति में विलीन हो जाती हैं और कहाँ भी उससे अलग होती है। यह बात भी आपके ध्यान में अवश्य आएगी कि किसी यौन व्यापार से अनिवार्यता संबद्ध अनौचित्य का गुण भी इसके रूपों में मौजूद है। उनमें से अधिकतर में यह इतने तीव्र रूप में है कि कलंक बन जाता है। तो यौन संतुष्टि के इन व्यापक रूपों के बारे में हमारा क्या रुख होना चाहिए? इन पर गुस्सा करने से और व्यक्तिगत विरक्ति प्रकट करने से तथा यह बताने से कि ये कामनाएं हम में नहीं है, स्पष्टता हमारी गाड़ी बहुत दूर नहीं जा सकती। विचारणीय प्रश्न यह नहीं है, आखिरकार घटनाओं के अन्य क्षेत्रों की तरह यह भी एक घटना क्षेत्र है। यह बहाना बनाकर कि ऐसा बहुत कम होता है, इनसे मुंह मोड़ने और भागने की कोशिश का आसानी से जवाब दिया जा सकता है। इसके विपरीत ये घटनाएं काफी अधिक लोगों में और काफी व्यापक क्षेत्र में प्रारूप वे हैं जो विकृत उद्देश्य वाली यौन प्रवृत्तियों के एक समूह अर्थात पीड़क समूह की अनुचित शक्ति के कारण पैदा होते हैं। मनोग्रस्तता रोग की संरचना के अनुसार ही ये लक्षण मुख्यतः इन इच्छाओं से बचाव का काम करते हैं अथवा वे संतुष्टि और अस्वीकृति के बीच मौजूद द्वंद्व को प्रकट करते हैं। पर संतुष्टि भी चुप नहीं बैठी रहती। यह जानती है कि रोगी के व्यवहार में चक्करदार रास्ता पकड़कर और विशेष रूप से अपने को स्वयं यंत्रणा देकर कैसे अपने को आगे बढ़ाया जाए। यह इस स्नायु रोग के और रूप बहुत अधिक चिंता और सोचते रहना है। इनसे उन कार्यों का जो प्रकट रूप में यौन संतुष्टि की तैयारी के कार्य है अतिरंजित कामुकीकरण प्रकट होता है, जैसे देखने की, छूने की और अंदर की बात जानने की इच्छा। इसी कारण इस रोग में स्पर्श के भय और मनोग्रस्तीय धोने का इतना अधिक महत्व हो जाता है। मनोग्रस्तता क्रियाओं का बहुत बड़ा भाग हस्तमैथुन की प्रच्छन्न रूप में पुनरावृत्ति और रूप भेद होता है और यह स्वीकार किया जाता है कि यौन कल्पनाओं की जो विविध उड़ानें हैं उन सब में एक यही कार्य एक समान मौजूद रहता है। काम विकृति और स्नायु रोग का संबंध अधिक विस्तार से दिखाना कुछ भी कठिन नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि मैंने अपने प्रयोजनों के लिए काफी कह दिया है। पर लक्षणों के निर्वचन में विकृत काम प्रवृत्तियों के बारे में इतनी जानकारी हो जाने के बाद हमें मनुष्य जाति में उसकी बारंबारता और तीव्रता को बहुत अधिक महत्व देने से बचना चाहिए। आपने सुना है कि प्रकृत यौन संतुष्टि की कुंठा से स्नायु रोग पैदा हो सकता है। वास्तविक जीवन में इस कुंठा के कारण आवश्यकता यौन उत्तेजन के अप्रकृत रास्ते अपनाने को मजबूर हो जाती है। वास्तव में आप समझ सकेंगे कि यह कैसे होता है। कम से कम आप इतना तो समझ ही गए जाएंगे। इस तरह के एक साथ अवरोध से विकृत आवेगों का बल बढ़ जाएगा और अब वे तब की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, जबकि वास्तविक रूप में प्रकृत यौन संतुष्टि में कोई रुकावट न होती। प्रसंगत ऐसी ही बात व्यक्त काम विकृतियों में भी दिखाई देगी। बहुत से उदाहरणों में वे नैसर्गिक काम वृत्ति की प्रकृत संतुष्टि में अनुचित रूप से बड़ी कठिनाइयों के कारण पैदा या सक्रिय होती है और ये कठिनाइयां अस्थायी दशाओं
या स्थायी संस्थाओं से पैदा होती हैं। दूसरे उदाहरणों में विकृत प्रवृत्तियां निश्चित रूप से ऐसी अवस्थाओं से बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। ऐसा लगता है मानो वे संबंधित व्यक्ति के लिए स्वाभाविक यौन जीवन है। शायद आप थोड़ी देर के लिए यह समझ रहे होंगे कि इन सब बातों से प्रकृत और विकृत यौन वृत्ति के संबंध स्पष्ट होने के बजाय और अस्पष्ट होने लगते हैं। पर यह बात मन में रखिए, यदि यह बात सही है कि यौन संतुष्टि के मार्ग की वास्तविक बाधाएं या इसके विषय में कुंठा उन लोगों में विकृत प्रवृत्तियों को ऊपर के तल पर ले आती हैं जिनमें अन्यथा ऐसी कोई प्रवृत्ति न दिखाई देती, तो हमें यह निष्कर्ष मानना ही होगा कि इन लोगों में कोई ऐसी चीज है जो उन काम वृत्तियों को अपनाने को तैयार है, या आप कहना चाहें तो ये प्रवृत्तियां जिनमें गुप्त रूप में अवश्य मौजूद है। इस प्रकार मैंने जिन दो नए प्रेक्षकों की बात कही थी उनमें से दूसरे पर हम आ जाते हैं। मनोविश्लेषण की जांच पड़ताल से यह पता चलता है कि यौन बच्चों के यौन जीवन की पड़ताल करना आवश्यक है, क्योंकि लक्षणों के विषय में जो संस्मरण और साहचर्य सामने आते हैं वे सदा शैशव के आरंभिक वर्षों पर लौटा ले जाते हैं। जो बात हमने इस तरह खोजी थी इसके एक एक अंश की पुष्टि बालकों के प्रत्यक्ष प्रेक्षण से हो चुकी है। इस प्रकार यह पता चला है कि सब विकृत यौन प्रवृत्तियों का मूल बचपन में मिलता है। बालकों में वे सब विकृत प्रवृत्तियां ग्रहण करने का झुकाव होता है और वे अपनी परिपक्वता के कारण अलग अलग मात्रा में उन सब के वशीभूत होते हैं और उन्हें अपनाते हैं। संक्षेप में विकृत यौन प्रवृत्ति शास्त्रीय यौन प्रवृत्ति ही है जो अब अधिक बड़े रूप में और अपने घटक अवयवों में खंडित होती है। जब आप काम विकृतियों को बिल्कुल दूसरे ही ढंग से देखेंगे और मनुष्य जाति के जीवन से उनके संबंध की उपेक्षा नहीं करेंगे, पर इन आश्चर्यकारक और अजीब बातों के ज्ञान से आप में कितनी परेशानी के भाव पैदा होंगे। शुरू में निश्चित रूप से आप प्रत्येक बात का निषेध करना चाहेंगे, इस तरह का कि बालकों में यौन जीवन कही जा सकने योग्य कोई चीज होती है। हमारे प्रेक्षकों की यथार्थता का और बालकों के व्यवहार में उस चीज के साथ जो बाद के वर्षों में विकृति कहलाती है कोई संबंध देखने के हमारे दावे के औचित्य का आप विरोध करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी विरोध के प्रेरक कारण आपके सामने रखूंगा और इसके बाद अपने प्रेक्षकों का सारांश पेश करूंगा। यह कहना या समझना कि बालकों का कोई यौन जीवन नहीं होता, अर्थात उनमें यौन उत्तेजना एक तरह की यौन आवश्यकताएं और संतुष्टि नहीं होती और उनमें ये बातें 12 और 14 वर्ष की आयु के बीच यकाएक आ जाती हैं और दृष्टियों के अलावा जैविकीय दृष्टि से भी वैसा ही असंभाव्य है, बल्कि बेहुदा होगा जैसा यह कल्पना करना कि वे बिना जननेंद्रियों के पैदा होते हैं और तरुणावस्था में उनसे जननेंद्रियां फूटने लगती हैं। उनमें से इस समय असल में जो चीज पैदा होती है वह है प्रजनन संबंधी कार्य, जो उस समय शरीर और मन में मौजूद सामग्री का अपने प्रयोजनों के लिए उपयोग कर लेता है। आप यौन प्रवृत्ति और प्रजनन को एक दूसरे से मिला रहे हैं। इस तरह आप यौन प्रवृत्ति, काम विकृतियों और स्नायु रोगों को समझने का रास्ता स्वयं बंद कर रहे हैं। इसके अलावा इस भूल में एक अर्थ भी है, कहने में अजीब मालूम होता है, पर इसका मूल कारण यह है कि आप सब कभी बालक रहे हैं और बालकपन में आप शिक्षा के प्रभाव में रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य यह भी है कि वह नैसर्गिक यौन प्रवृत्ति को जब वह प्रजनन संबंधी कार्य के रूप में विकसित हो जाती है तब संयत करे, सीमित करे और व्यक्ति के नियंत्रण में रहे। व्यक्ति का नियंत्रण और समाज की आवश्यकता एक ही बात है। इसीलिए समाज अपने हित को देखते हुए बालक के पूर्ण परिवर्धन को तब तक के लिए टाल देता है जब तक कि वह बौद्धिक परिपक्वता की एक निश्चित स्थिति पर न पहुंच जाए, क्योंकि नैसर्गिक यौन प्रवृत्ति के पूर्ण रूप में क्रियाशील हो जाने पर शिक्षणीयता अर्थात शिक्षा प्राप्ति की योग्यता प्रायः खत्म हो जाती है। यदि ऐसा न किया जाए तो निसर्ग वृत्ति सब रुकावटों को और परिश्रम से खड़े किए गए सभ्यता के ढांचे को तोड़ फोड़ कर फेंक देगी। इसे संयत करने का
काम आसान भी नहीं है। इस दिशा में सफलता प्रायः बहुत कम होती है, पर कभी कभी बहुत अधिक भी होती है। मूलतः समाज का प्रेरक भाव आर्थिक है, अर्थात क्योंकि इसके पास इतने साधन नहीं है कि यह अपने सदस्यों के बिना परिश्रम किए उनके जीवन का भरण पोषण कर सके। इसलिए उसे यह यत्न करना पड़ता है कि इन सदस्यों की संख्या अधिक न बढ़ सके और उनकी शक्ति यौन व्यापारों से हटाकर अपने कार्य में लगी रहे। इसीलिए जीवन धाराओं के लिए होने वाले नित्य और आदिकाल से चला आता हुआ संघर्ष आज तक चल रहा है। अनुभव से शिक्षकों को यह पता चला होगा कि अगली पीढ़ी की यौन इच्छा को ढालने का कार्य तभी सफल हो सकता है जब तूफान फटने तक प्रतीक्षा करने के बजाय शुरू में ही उस पर असर डाला जाए और तरुणावस्था से पहले ही बालकों के यौन जीवन में दखल दिया जाए। इसीलिए बालक के प्रायः सब शैशवीय यौन व्यापारों पर रोक लगा दी जाती है या उन्हें अरुचिकर बना दिया जाता है। आदर्श यह रहा है कि बालक के जीवन को निष्काम या कामहीन बना दिया जाए और धीरे धीरे इसका यह नतीजा हुआ है कि हम इसे वास्तव में निष्काम मानने लगे हैं और विज्ञान भी इसे ऐसा ही बताता है। इसलिए प्रतिष्ठित विश्वासों और लक्ष्यों से कोई विरोध न होने देने के लिए बालकों के यौन व्यापार से आंख मीच ली जाती है और यह कोई छोटी सफलता नहीं है। और उधर विज्ञान इसकी दूसरे ढंग से व्याख्या करके संतुष्ट हो जाता है। छोटे बालकों को शुद्ध और निर्दोष माना जाता है और इसमें भिन्न बात कहे उसको मनुष्य जाति की कोमलतम और पवित्रतम भावनाओं पर अविश्वास करने वाला कहा जाता है। सिर्फ बालक इस खंड प्रथा में कोई हिस्सा नहीं लेते, वे बड़ी चतुराई से अपनी पशु प्रकृति पर जमे रहते हैं और आग्रहपूर्वक यह प्रदर्शित करते हैं कि शुद्धता उन्हें अभी सीखनी है। कैसी विचित्र बात है कि जो लोग बालकों में काम प्रवृत्ति होने का निषेध करते हैं वे ही इसको रोकने के लिए होने वाले शिक्षणात्मक उपायों को शिथिल करने का सबसे अधिक विरोध करते हैं। बच्चों में कोई भी दूषित प्रवृत्ति जिसके होने का वे निषेध करते हैं देखने पर वे ही उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा सिद्धांत विचार की दृष्टि से यह बात बड़े महत्व की है कि जीवन का जो समय निष्काम बालकपन संबंधी संस्कार का सबसे प्रबल खंडन करता है, अर्थात 5 या 6 वर्ष की आयु तक का समय, वह वही समय है जो अधिकतर लोगों में विस्मृति के पर्दे में छिपा रहता है। यह विस्मृति विश्लेषण द्वारा पूरी तरह हटाई जा सकती है, पर विश्लेषण से पहले भी उसके अंदर प्रवेश होता था और बालकपन के कुछ स्वप्न कायम रहते थे। अब मैं आपको बालक के वे यौन व्यापार बताऊंगा जो सबसे अधिक स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। यह अधिक अच्छा होगा कि मैं पहले आपको लिबिडो या राग या काम क्षुधा का परिचय दे दूं। लिबिडो या राग बिल्कुल क्षुधा की तरह है। यह वह बल है जिसके द्वारा नैसर्गिक यौन वृत्ति वैसे ही अपनी अभिव्यक्ति करती है जैसे पोषण की निसर्ग वृत्ति भूख के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करती है। यौन उत्तेजन और संतुष्टि आदि अन्य शब्दों की कोई परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं। निर्वचन को शिशु के यौन व्यापारों के विषय में बहुत कुछ करने योग्य काम मिलता है, जैसा कि आप आसानी से समझ जाएंगे और निस्संदेह आपको आक्षेप करने के लिए भी कारण दिखाई देगा। यह निर्वचन किसी लक्षण से पीछे की ओर चलते हुए मनोविश्लेषणात्मक जांच के आधार पर बना हुआ है। शिशु के प्रथम यौन उत्तेजन जीवन के लिए महत्वपूर्ण दूसरे कार्यों के सिलसिले में प्रकट होते हैं। इसकी मुख्य दिलचस्पी, जैसा कि आप जानते हैं, पोषण प्राप्त करने से संबंध रखती है। जब वह बिल्कुल संतुष्ट होकर छाती पर प्रवास होता है तब उसके चेहरे पर पूर्ण परितृप्ति होती है, जो बाद के जीवन में सुख क्षमा के अनुभव के बाद फिर दिखाई देगी। यह बात निष्कर्ष निकालने के लिए काफी नहीं है, पर हम देखते हैं कि शिशु पोषण पाने के लिए आवश्यक क्रिया वास्तव में पोषण न पाते हुए भी करता रहना चाहता है। इसीलिए इसका कारण भूख नहीं है। हम इस क्रिया को सुख के लिए चूसना कहते हैं। स्वयं का निप्पल चूसने रहना बच्चों को अच्छा मालूम होता है और जब शिशु ऐसा करता है तब फिर वह वही आनंद परितृप्ति प्रकट करता हुआ सो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि चूसने की क्रिया अपने आप में संतुष्टि देने के लिए काफी है। धीरे धीरे उसे ऐसी आदत पड़ जाती है कि वह इस तरह निप्पल
चूसे बिना नहीं सोता, बुडापेस्ट की निवासी और बच्चों का इलाज करने वाले वयोवृद्ध डॉक्टर लिंडनर ने सबसे पहले इस प्रतिक्रिया को यौन प्रकृति का बताया था। बच्चों की देखभाल करने वाली नर्सें तथा लोग इस चूसने के बारे में यही विचार रखते मालूम होते हैं। उन्हें इसमें संदेह नहीं कि इसका एकमात्र प्रयोजन इससे प्राप्त होने वाला सुख ही है। वे इसे बच्चों की शैतानी समझते हैं और यदि बच्चा इसे खुद नहीं छोड़ देता तो वे उसकी आदत छुड़ाने के लिए सख्त उपाय बरतते हैं। और इस तरह हमें पता चलता है कि शिशु सुख प्राप्ति से भिन्न कोई उद्देश्य न होते हुए भी कुछ क्रियाएं करता है। हम मानते हैं कि सबसे पहले यह सुख पोषण ग्रहण करते समय प्राप्त होता है, पर शिशु पोषण से अलग भी इसका सुख भोग करना जल्दी ही सीख जाता है और इससे प्राप्त परितुष्टि सिर्फ मुख और होठों के क्षेत्र से संबंधित होती है। इसलिए इन क्षेत्रों को हम कामजनक क्षेत्र कहते हैं और इस चूसने से उत्पन्न सुख को यौन सुख बताते हैं। पर इस शब्द के प्रयोग के औचित्य के बारे में अभी हमें विचार करना है। यदि बालक अपने मन की बात कह सकता तो वह अवश्य यह मानता कि माता की छाती चूसने का कार्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसका यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस कार्य से जीवन की दो बड़ी आवश्यकताओं की एक साथ पूर्ति होती है। फिर मनोविश्लेषण से पता चलता है और उससे आश्चर्य भी होता है कि इस कार्य का कितना अधिक मानसिक महत्व सारे जीवन में बना रहता है। पोषण के लिए स्तन चूसने से ही सारे यौन जीवन का परिवर्तन होता है। यह बाद में मिलने वाली प्रत्येक यौन संतुष्टि का अलभ्य मूर्त रूप है और आवश्यकता के समय कल्पना प्राय इसी पर लौट कर पहुंचती है। चूसने की इच्छा में माता की छाती के लिए इच्छा भी शामिल है और इसलिए माता की छाती यौन इच्छा का पहला आलम्बन है। जो आलम्बन बाद में बनते हैं, उनके निर्धारण में इस प्रथम आलम्बन का कितना महत्व होता है। यह रूपांतरण और स्थानापन्नता द्वारा मानसिक जीवन के कुछ दूरवर्ती क्षेत्रों पर कितना प्रभाव डालता है, इसकी पूरी धारणा आपको कराने में मैं असमर्थ हूँ। पर सबसे पहले जब बालक सुख के लिए चूसता है, तब इस आलम्बन को छोड़कर इसके स्थान पर वह अपने शरीर के एक हिस्से का प्रयोग करता है। यह अपने अंगूठे या अपनी जीभ को चूसता है। इस प्रकार यह सुख प्राप्ति के प्रयोजन के लिए अपने आप को बाहरी दुनिया की सहमति से स्वतंत्र कर लेता है और उत्तेजन के क्षेत्र में शरीर के एक दूसरे हिस्से को लाकर और इस तरह उसका विस्तार करके अपने सुख तीव्र कर लेता है। सब कामजनक क्षेत्र बराबर सुख नहीं दे सकते। इसीलिए जब शिशु, जैसा कि लिंडनर ने कहा, अपने शरीर को टटोलता हुआ अपनी जननेंद्रियों में से विशेष रूप से उत्तेजन योग्य क्षेत्र का पता लगा लेता है और इस तरह सुखार्थ चूसने से स्वयं रति का रास्ता ढूंढ लेता है, तब यह एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है। सुखार्थ चूसने के स्वरूप के बारे में इस विचार ने सैसवे यौन प्रवृत्ति की दो निश्चायक विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान खींचा है। ये प्रबल शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के सिलसिले में सामने आती हैं और आत्मकामित व्यवहार करती हैं, अर्थात वे अपने शरीर में ही अपने आलम्बन खोजती हैं और प्राप्त करती हैं। जो बात पोषण ग्रहण करने के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वही कुछ दूर तक मलत्याग के प्रक्रम में भी होती है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिशुओं को पेशाब और आंतों का मल निकालने में सुख अनुभव होता है और वे बहुत शीघ्र इन क्रियाओं को इस तरह करने की कोशिश करते हैं जिससे इन कामजनक क्षेत्रों में इन क्रियाओं के साथ होने वाली झिल्लियों के उत्तेजन से उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक परितुष्टि मिल सके। जैसा कि रो एंड्रियास ने बताया है, किसी अंत प्रेरणा से प्रेरित होकर बाहरी दुनिया सबसे पहले इस जगह रुकावट के रूप में सामने आती है और बालक की सुख की इच्छा का विरोध करने वाले बल के रूप में उसके सामने आती है। यह वही इसे बाद के जीवन में अनुभव होने वाली बाहरी और भीतरी द्वंद्वों का पहला संकेत मिलता है। जब वह स्वयं चाहे तब मल त्याग न करे, बल्कि दूसरे लोगों द्वारा नियत समय पर ही मल त्याग करे। उसे सुख के इन स्रोतों को छोड़ने की प्रेरणा देने के लिए उसे कहा जाता है इन कार्यों से संबंधित हर बात बुरी या अनुचित है और उसे छुपाना चाहिए। इस प्रकार उसे पहली बार दूसरों की दृष्टि में अपना मान पाने के लिए अपना सुख छोड़ने को कहा जाता है। मल त्याग के प्रति उसका अपना रुख हो शुरू में बड़ा भिन्न होता है। अपने खुद के मल से उसमें कोई घृणा पैदा नहीं होती। वह उसे अपने शरीर के हिस्से की तरह मानता है और छोड़ना नहीं चाहता।
वह उसका उपयोग अपने प्रिय लोगों को अपने चिन्ह की सबसे पहली भेंट देने में करता है। शिक्षा के द्वारा इन प्रवृत्तियों से हटा दिए जाने पर भी वह अपनी भेंटों और अपने धन को उतना ही महत्व देता रहता है। पेशाब करने की अपनी सफलता उसे विशेष अभिमान की बात मालूम होती है। मैं जानता हूँ कि कुछ समय से आप मुझे रोकने के या कहने को उतावले हो रहे हैं, ये विरोधी बातें बंद करो। बात आंतों की गति से बच्चे भी सुखदायक यौन तृप्ति करते हैं। मल भी कीमती वस्तु है और गुदा एक तरह की जननेंद्रिय है। हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, पर हम यह समझ गए हैं कि बालकों के डॉक्टरों और शिक्षा शास्त्रियों ने मनोविश्लेषण और उसके निष्कर्षों को क्यों इस तरह बलपूर्वक अस्वीकार किया है। जरा भी नहीं। आप इस समय यह बात भूल गए हैं कि मैं आपको शैशवीय यौन जीवन के वास्तविक तथ्यों और यौन विकृतियों के वास्तविक तथ्यों के बीच संबंध दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यह क्यों भूल जाते हैं कि बहुत से समकामी और विषमकामी वयस्कों में गुदा सचमुच उसी उपयोग में आती है जिसमें मैथुन के समय योनि मार्ग काम आता है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हाथों से मल त्याग के समय अनुभव होने वाले सुखदायी संवेदनाओं को सारे जीवन कायम रखते हैं और उन्हें काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। जब बालक कुछ बड़े हो जाएंगे और इन बातों के बारे में बोल सकेंगे, तब आपको उनसे ही यह बात पता चल जाएगी कि मल त्याग के काम में उनको कितनी दिलचस्पी है और दूसरों को यह कार्य करते हुए देखकर उन्हें कितना सुख मिलता है। यदि आपने उन्हें पहले बाकायदा डरा दिया है तो वे बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि उन्हें इन बातों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अन्य जिन बातों पर आप विश्वास नहीं करना चाहते उनके लिए मैं आपका ध्यान विश्लेषण में प्रकट हुए साक्ष्य तथा बालकों के प्रत्यक्ष प्रेक्षण की ओर खींचना चाहता हूँ, और आपसे कहता हूँ कि इन सब बातों को न देखने या किसी भिन्न रूप में देखने में बुद्धि पर बलात्कार करना ही होगा। और मुझे आपके इस विचार से भी कुछ अरुचि नहीं है कि बालकों के यौन व्यापारों और यौन विकृतियों का संबंध विशेष रूप से प्रभावोत्पादक है। यह तो क्रम विधान की बात है कि उनमें यह संबंध होना चाहिए, क्योंकि यदि बालक में जरा भी यौन जीवन होता है तो वह विकृत प्रकार का ही होना चाहिए, क्योंकि थोड़े से अस्पष्ट संकेतों के अलावा उसमें उन सब बातों का अभाव होता है जो यौन प्रवृत्ति को प्रजनन कार्य में बदल देती है। इसके अलावा सब काम विकृतियों की यह एक सामान्य विशेषता है कि उनमें उद्देश्य प्रजनन नहीं रहता। असल में इसी कसौटी से हम यह फैसला करते हैं कि कोई यौन व्यापार विकृत है, अर्थात यदि यह अपने प्रजनन के उद्देश्य को छोड़कर चलता है और स्वतंत्र रूप से परितुष्टि प्राप्त करना चाहता है तो यह विकृत है। इसलिए आप समझ जाएंगे कि यौन जीवन के परिवर्तन में खाई और मोह बिंदु उस स्थान पर है जहां यह प्रजनन के प्रयोजनों के अधीन होता है। इस परिवर्तन से पहले होने वाली प्रत्येक चेष्टा को जो इसके अनुरूप नहीं चलती और सिर्फ परितुष्टि प्राप्त करने का साधन बनती है, काम विकृति के असम्मानित नाम से पुकारा जाता है, और इस रूप में इसको नफरत की निगाह से देखा जाता है। तो शैशवीय यौन प्रवृत्ति का संक्षिप्त वर्णन आगे बताया जाए। जो बात मैंने आपसे 2 शारीरिक संस्थानों के बारे में कही है, उसके बारे में अन्य संस्थानों को उसी तरह सूक्ष्म परीक्षा करके बात को बढ़ाया जा सकता है। बच्चों के यौन जीवन में सिर्फ उन घटक निसर्ग वृत्तियों की एक श्रृंखला के सिर्फ वे व्यापार होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए कुछ उसके अपने शरीर में और कुछ पहले ही से किसी बाहरी आलम्बन में परितुष्टि पाना चाहते हैं। इन शारीरिक संस्थानों के अंगों में शीघ्र ही पहला स्थान जननेंद्रिय संस्थान का हो जाता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो इनमें किसी अन्य जननेंद्रिय या आलम्बन की मदद के बिना अपनी ही जननेंद्रियों में सुखदायक परितुष्टि शैशव के दूध चूसने के समय की आदतन स्वयं रति से शुरू होकर तरुणावस्था में होने वाली आवश्यकता से उत्पन्न स्वयं रति तक बिना व्यवधान के जारी रहती है। इसके बाद अनिश्चित काल तक कायम रहती है। प्रसंगत स्वयं रति का विषय इतने से खत्म नहीं हो गया। इसमें अनेक दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है। इस चर्चा को मैं बहुत नहीं बढ़ाना चाहता, पर फिर भी बच्चों में जो यौन कौतूहल होता है उसकी कुछ बात अवश्य कहना चाहता हूँ। बाल्य यौन वृत्ति की यह इतनी बड़ी विशेषता है और स्नायु रोग के लक्षण निर्माण के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता।
शैशवीय यौन कौतूहल बहुत छोटी उम्र में कभी कभी तीसरे वर्ष से भी पहले शुरू हो जाता है। यह लिंगों के भेद से संबंध नहीं रखता। बालकों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वे कम से कम लड़के तो दोनों लिंगों में वही पुरुष जननेंद्रिय समझते हैं। यदि फिर कोई लड़का अपनी छोटी बहन या साथ खेलने वाली लड़की की योनि देख ले तो वह तुरंत अपनी इंद्रियों के साक्ष्य का निषेध करना चाहता है, क्योंकि वह यह धारणा नहीं बना सकता कि कोई उसकी तरह का मनुष्य प्राण उसके सबसे महत्वपूर्ण गुण से रहित भी हो सकता है। बाद में इससे जो शक्यताएं या फिर जा सकने वाले कार्य उसके सामने आते हैं, किए जा सकने वाले कार्य उसके सामने आते हैं, उन्हें देखकर वह भयभीत हो जाता है। उसे अपने इस छोटे से अंग पर बहुत ध्यान देते देखकर पहले जो धमकियां दी गई थी उसका प्रभाव उसे अब अनुभव होने लगता है। इस पर बधियाकरण ग्रंथि का आधिपत्य हो जाता है, जो उसके स्वस्थ रहने पर उसके चरित्र निर्माण में, रोगी होने पर उसके स्थायी रोग के निर्माण में, और यदि उसका मनोविश्लेषण द्वारा इलाज किया जाता है तो उसके प्रतिरोधों के निर्माण में इतना महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम जानते हैं कि छोटी लड़कियां बड़े दृष्टिगोचर शिक्षण के अभाव से अपने में भारी कमी अनुभव करती हैं और लड़कों में इसके होने पर ईर्ष्या रखती हैं। इसी मूल से प्रथमतः पुरुष होने की इच्छा पैदा होती है, जो किसी स्त्रियोचित परिवर्तन के साथ ठीक समझ न होने के कारण बाद में स्थायी रोग में फिर आ जाती हैं। इसके अलावा लड़की की भग्नाशा बालकपन में हर प्रकार से शिक्षण की तुल्य होती है। यह विशेष उत्तेजनीयता का क्षेत्र है जिससे आत्मकामी संतुष्टि प्राप्त होती है। नारित्व में संक्रमण होने के समय बहुत कुछ परिणाम इस बात पर निर्भर है कि यह संवेदिता बहुत पहले और पूरी तरह से भग्नाशा से हटाकर योनि मुख पर पहुंचा दी गई या नहीं। जो नारियां यौन दृष्टि से संवेदन शून्य कहलाती हैं, उनमें भग्नाशा दृढ़ता से इस संवेदिता या संवेदनशीलता को कायम रखती है। बालकों की यौन दिलचस्पी प्रथमतः जन्म की समस्या के प्रति होती है। थेबन स्फिंक्स के पीछे भी यही समस्या है। यह कौतूहल अधिकतर दूसरे बालक के आने के अहंकार मूलक भय से पैदा होता है। बालकों को इसका जो यह प्रचलित उत्तर दे दिया जाता है कि चिड़िया बच्चे दे जाती है, उस पर छोटे बालक भी जितना हम समझते हैं उससे बहुत अधिक अविश्वास करते हैं। बड़े आदमियों द्वारा ठगे जाने और झूठ द्वारा बहलाए जाने की भावना से उनमें अलग रहने और स्वतंत्र होने का भाव पैदा होता है। पर बालक आप इस समस्या को हल नहीं कर सकता। इसकी अपरिवर्तित यौन रचना समझने की क्षमता की निश्चित सीमाएं बना देती है। पहले वह यह कल्पना करता है कि भोजन के साथ कोई विशेष वस्तु मिलाकर बालक बनाए जाते हैं। वह यह भी नहीं जानता कि बच्चे सिर्फ स्त्रियों के हो सकते हैं। बाद में उसे इसका पता चलता है और वह भोजन से बच्चे बनाए जाने का विचार छोड़ देता है, यद्यपि परियों की कहानियों में कायम रहता है। कुछ समय बाद वह जल्दी ही यह देख लेता है कि बच्चे बनाने में पिता का अवश्य कुछ कार्य है, पर वह नहीं जान पाता कि यह कार्य क्या है। यदि वह अचानक मैथुन कार्य देखे तो वह समझता है कि यह स्त्री को दबाने का यत्न है, जैसे कुश्ती में होता है। संभोग का प्योर तोष वाला अवधारण, पर शुरू में वह इस कार्य का संबंध बच्चों के सर्जन से नहीं जोड़ता। यदि वह माता के बिस्तर या पेटीकोट पर खून का निशान देख लेता है तो वह उसे पिता द्वारा पहुंचाई गई चोट का प्रमाण समझता है। कुछ और बड़ा होने पर वह संभवतः यह अनुमान करता है कि पुरुष की लिंग का बच्चे पैदा करने में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, पर शरीर के इस अंग का पेशाब करने के अलावा और कोई कार्य वह नहीं समझ सकता। सभी बच्चे शुरू से यह विश्वास करते हैं कि बच्चे का जन्म आत्मा से होता है, अर्थात शिशुमर की तरह पैदा होता है। यह विचार तभी छूटता है जब गुदा के क्षेत्र में उसकी सारी दिलचस्पी हटा दी गई हो और इसके बाद वह कल्पना करने लगता है कि नाभि का छिद्र या दोनों स्तनों के बीच के क्षेत्र से बच्चे का जन्म होता है। कुछ ऐसे तरीके से कौतूहली बालक यौन वृत्ति संबंधी तथ्यों की कुछ जानकारी हासिल करता है, बशर्ते कि वह अज्ञान के कारण गलत रास्ते पर न चला जाए। वह तथ्यों को नजरअंदाज करता रहता है और अंत में उसे प्रायः तरुणावस्था से पहले के दिनों में उनका अधूरा और भद्दा वृतांत पता चलता है, जिसमें उसमें प्रायः उपघातज प्रभाव पैदा होता है। आप संभवतः
आपने सुना होगा कि यौन या काम संबंधी शब्द के अर्थ का मनोविश्लेषण ने अकारण फैलाव कर डाला है, जिसमें स्नायु रोगों के यौन उद्गम और लक्षणों के यौन अर्थ के बारे में उसकी मान्यताएं खड़ी हो गई हैं। अब आप स्वयं यह फैसला कर सकते हैं कि यह फैलाव उचित है या नहीं। हमने यौन वृत्ति का कामुकता की अवधारणा का अर्थ विस्तृत कर दिया है, पर इतना ही विस्तृत किया है कि इससे विकृत व्यक्तियों और बालकों के यौन जीवन को इसके अंतर्गत लाया जा सके। अर्थात हमने इसे इसके अर्थ का सही दायरा फिर प्राप्त करा दिया है। मनोविश्लेषण के बाद बाहर जिस चीज को यौन वृत्ति या कामुकता कहा जाता है, वह सिर्फ इस सीमित यौन जीवन पर लागू होती है जो प्रजनन कार्य के लिए प्रयुक्त होता है और प्रकृत कहलाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।